नवजोत सिंह सिद्धू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी के एक्शन की। पंजाब से दिल्ली तक की सियासत अब शराब नीति के इर्द गिर्द घूम रही है। ईडी की जांच की आंच के घेरे में अब अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी में को खत लिखकर पेश होने से मना कर दिया। उधर पंजाब की शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। दिल्ली से पंजाब तक ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर सियासी संग्राम है। दिल्ली की शराब नीति पर ईडी का हर एक्शन बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की जंग को घमासान में तब्दील कर देता है। इस बार निशाने पर अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में दोनों पक्षों ने पूरा जोर लगा दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जो अरविंद केजरीवाल को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। राजघाट पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर हमलों की किस्त जारी की। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर केजरीवाल ईडी का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों केजरीवाल ईडी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है, और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। ईडी ने तो जल्दी जल्दी आपको जांच के लिए बुलाया। ईडी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल बतौर इस पूरे केस से जुड़े होने के नाते यथाशीघ्र पूछताछ में आए, तथ्यों को सामने रखे, ताकि 6 से 8 महीने के अंदर यह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। मगर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? उधर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शराब पॉलिसी को लेकर एक बार फिर भगवंत मान सरकार को घेरा है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में चलाई जा रही पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि अंधों में काना राजा तो हो सकता है, तो आंखों वालों से नहीं लड़ सकते। सख्त शब्द है, लेकिन सख्ती करनी होगी, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हो गई है, रिपेयरेबल डैमेज हो गया। ये तो सबसे आसान है। महाराज सुन रहे हैं आप? भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन नहीं हुए आपके, बेनकाब कर दूंगा सर, आपके मुखाटे उतार के यूं फेंकूंगा। हालांकि विपक्ष के नेताओं पर ईडी के एक्शन के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता सरकार पर हमले कर रहे हैं, जो खुलकर केजरीवाल के समर्थन में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे, तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। যত বিরোধী দল সবার মুখ স্তব্ধ করতে হবে, ইলেকশনের আগে সবাইকে গ্রেফতার করতে হবে, যাতে পুরো দেশটাই খালি হয়ে যায়, নিজেই নিজের ভোট, সব ভোটগুলো নিজেরাই দিতে পারে। इट्स ए कॉन्स्पिरेसी। बहरहाल ईडी का एक्शन पूरी तरह से सियासी हो चुका है, जहां लड़ाई विपक्ष बनाम सरकार में तब्दील हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। शराब नीति को लेकर पंजाब में जबरदस्त सियासत हो रही है। अकाली दल और कांग्रेस लगातार भगवंत मान सरकार की ऊपर शराब नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमने। आज तक संवाददाता कमलजीत से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो वहां पे नहीं गए। लेकिन बड़े सवाल उठाए हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने, पूर्व क्रिकेटर और पॉलिटिशियन है। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपने लिकर गेट की बात की, एक्साइज पॉलिसी की बात की। सीधा सीधा बात करें तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से शुरू करके अब करप्शन के घेरों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे क्या सवाल आप उठाना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये जो इस तरह की ईडी से पूछताछ की जा रही है, जो वो बोल रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, आपको लग रहा है वही है, या आपको लगता है कि कुछ सब्सटेंस है इनके एलिगेशंस में कि उनका रोल है? इससे बड़ी हकीकत ही कोई नहीं है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है चोरी और सीनाजोरी, समझे नहीं? और ये जो आज का उनका ना जाना है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसका बड़ा सिंपल सा आधार है कि आपने ये पहले कहा था कि मंदिर हो, सड़कें हों, गलियां हों, कॉलेज हों, लेडीज, हम वहां शराब नहीं बिकने देंगे।
then all of a sudden you bought a policy. उस पॉलिसी को आपने विड्रॉ कर लिया। वो पॉलिसी करीब करीब 2.5-3 महीने रही। नई शराब पॉलिसी जो थी वो गली गली में आपने शराब प्राइवेटाइज कर दी, पहले सरकारी थी, ठीक है। अब उसके जो फिगर्स हैं दे आर अस्टाउंडिंग। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फिगर है ना, वो ये 1.5 महीना थी, वो 1.5 महीने का फिगर है। ये पॉलिसी 5 साल के लिए बनी थी। एक 1.5 महीने की चोरी जो है वो 400 करोड़ रुपए है, 336, वो जो ट्रेल है। अगर ये पूरी चलती तो एक महीने के 300-400 करोड़ रुपए लगाएंगे तो 3600 करोड़ हो जाता है, 4000 करोड़ रुपए पर ईयर। मेरी बात समझ लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बड़ी डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये बातों का ये जवाब नहीं देंगे, ये बातों का इनके पास जवाब ही नहीं है। और मेरे पास फिगर्स है। 7000 इससे पहले साल जो ये नई पॉलिसी आई, इससे पहले जो पॉलिसी थी उसमें 7860 करोड़ रुपए की सेल होती है और 3378 रुपए रेवेन्यू आता है एक्साइज से। पर ये जो सवाल है हम ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के अलावा पंजाब पे भी आप बोल रहे हैं। आएगा ना पंजाब पे, पहले आप दिल्ली देखो ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। जब इनकी पॉलिसी विड्रॉ होती है, जिस साल जब ये पॉलिसी लगाते हैं, तो सेल बढ़ के 13,500 करोड़ की हो जाती है और स्टेट को रेवेन्यू आता है 300 करोड़। 10 गुना डाउन। कहां गया वो रेवेन्यू, कहां गया? मुझे कोई समझा दे। पहले आप एक बोतल शराब की 530 की कंज्यूमर को दे रहे हो, ठीक है, स्टेट को 330 रुपए जा रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर को 33 रुपए जा रहे हैं। फिर आप कंज्यूमर के लिए, जब नई पॉलिसी आती है, कंज्यूमर के लिए उसको 560 रुपए की एक बोतल कर देते हो, 560। उसमें प्राइवेट प्लेयर को 363 रुपए जा रहे हैं और स्टेट को 8 रुपए आ रहा है। आप कहते चोरी नहीं है ये? हैंग ऑन, मतलब इससे बड़ी तो चोरी ही कोई नहीं है। द सेम पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड इन पंजाब। साइन वहां जाके हुए। एक प्रिवेसी होती है, सौगंध खाता है मिनिस्टर, ओथ ऑफ सीक्रेसी। 5-6 IAS अफसर सिसोदिया साहब के ऑफिस में जाके इन्होंने साइन किए हैं। किस चीज की बात करते हैं हजूर? जब आप पंजाब में आएंगी तो पंजाब में तो मतलब जिसे लोड़े दी चोरी है, पंजाबी कह रहे। और मैं इसको कितनी बार एक्सपोज कर चुका हूं। कार्टेल अपना कंट्रोल करता है। ये तो जांच का विषय हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं। अब आप लोगों का सांठगांठ है, इंडिया अलायंस है, अब इसमें कहां फर्क पड़े? आप इस पे, ये वो बात की बात है, वो मुद्दा ही नहीं है आज का। फिर उस पे आता हूं मैं। हजूर, ये मुद्दा कैसे नहीं है? आप 50,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हो और एक स्टेट है जो आपके साथ 2002 में शुरू हुआ, तमिलनाडु। वो 2002 में मोहतरमा, वो 2000 कमाते थे, हम 2000 कमाते थे एक्साइज से। आज वो 44,000 करोड़ रुपया एक डिपार्टमेंट से, 44,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु, और तुम कमा रहे हो 4,000। और सुनो, जहां जहां कॉर्पोरेशन है, लाइसेंस फीस जो कि आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी, सवाल सुन लीजिए, आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी ऊपर से नीचे तक इन्वॉल्व जरूर है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरफ से नेशनल लेवल पे आप झप्पी पप्पी पा रहे हैं, बोल रहे हैं आप इंडिया अलायंस करेंगे, फिर ये पॉलिटिक्स और ये जो इल्जाम है ये एक साथ कैसे जा सकते हैं? पहले या तो आप तहकीकात करिए इस स्कैम की, फिर उसके बाद जांच एजेंसी करेगी। फिर उसके बाद जांच एजेंसी क्या, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आपको अगर आप वो जानना ही नहीं चाहती और आप इंडिया अलायंस की तरफ जाना चाहती है तो आप खड़गे साहब के पास जाइए। अगर इसकी जांच करना चाहते हैं तो मैं आपको देता हूं। लाइसेंस फीस 4,000 करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं स्टेट, जिनकी खपत शराब की आदि है। हम 4,000 करोड़ पे, वो 2,000 से 40,000 करोड़ पे चले गए, 44,000 करोड़। हम 2,000 से 3.5 करोड़, 3,500 करोड़ पे गए हैं, वो भी इन 20 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? L1 के लाइसेंस 10,000 करोड़ रुपए के, ठीक है, इन्होंने उसका 5% से प्रॉफिट 12% कर दिया। मोनोपोली बनाने के लिए ये कह दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन्हीं को देंगे। मैंने 200 बार कह दिया भगवंत जी को, चीफ मिनिस्टर साहब रिलीज करो किनके नाम, किसके मासी के, किसके चाचे को दिए हुए तुमने L1 के लाइसेंस। अब क्या कहते हैं कि पहले 5% प्रॉफिट देते थे उनको,
तो उनसे बगारे भी कराते थे। अब कहते हैं भाई 6% तुम रखो, 6 हमें दे दो, 12% प्रॉफिट। 9,000 करोड़ के L1 के लाइसेंस, 2,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट, 11,000 करोड़ रुपए सीधा जो स्टेट का है। और ये 40,045 कैसे तमिलनाडु बन गया? ये 40-45 हजार करोड़ रुपया मोहतरमा जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में डालेंगे ये डबल हो जाता है। आप 50 पैसे डालते हो तो 1 रुपया वापस मिलता है। पंजाब में इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सरकारें हैं। अब भगवंत मान को बोल रहे हैं, आप भगवंत मान को फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं भगवंत मान ही है चीफ मिनिस्टर इज गॉट एब्सोल्यूट पावर। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूछता था। यही तो है, यही तो कुंजी है हमारी सफलता की। बारिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड गाजर मूली की तरह लोग कट रहे हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वी आर स्टेयरिंग एट फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमारी लिमिट्स काट दी हैं। जो स्टेट की इनकम है 40 से 50-60 हजार करोड़ रुपए, ठीक है, वो जेब में डाल लेते हैं। केजरीवाल साहब चले गए, वो ठीक है, आए नहीं। उनको पूछो, उन्होंने कहा था पंजाब में 20,000 करोड़ रुपए हम रेत से कमाएंगे पहले साल इनकम, और 34,000 करोड़ हम बजट से निकालेंगे फर्स्ट ईयर। मैंने उनको कहा था तब कि जीरो ज्यादा लगाएंगे, ठेकेदारी सिस्टम है। 200 करोड़ नहीं आया, वो भी नहीं आए, वो भी अलोप हो गए। कर्जे लेके सरकार चला रही है, गवर्नर रोज सवाल पूछता है। भाई अकाली दल 15,000 करोड़ रुपए साल चढ़ाता था, कांग्रेस 20,000 करोड़ रुपए एक साल में, लाख करोड़, ठीक है। आप 35,000 करोड़ डबल कर लो, उनको जोड़ लो। एक तो आपका आम आदमी पार्टी का साथ अलायंस है, साथ दूसरा नीतीश कुमार भी आज बोल पड़े हैं। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपने कामों में लगी हुई है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वो उसमें लगी हुई है। तो कहाँ डेडिकेशन है कांग्रेस पार्टी का? शतरंज की बिसात बिछी हो ना, प्यादा अपनी औकात नहीं भूलता है। आप जाइए राहुल जी से पूछिए, खड़गे साहब से पूछिए, वो हमारे लकी मैस्कॉट हैं। फॉर्च्यून्स हैव चेंज्ड, ही इज सच अ वंडरफुल लीडर। 9 बार के MP हैं, वो हमारे जर्नैल हैं। आप सिपाही से क्यों पूछ रही हैं? जाइए जर्नैल से। इंडिया अलायंस पे आपने पहले भी ट्वीट मैंने इंडिया अलायंस पे साफ साफ कहा था कि हम संविधान के लिए खड़े हैं। संविधान ही नहीं बचेगा, संविधान का जज्बा नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, तो पार्टी की विचारधारा क्या है? कुछ भी नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि जहां जहां एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज होंगी, जहां जहां पावर सेंट्रलाइज होगी और डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, वहां वहां क्रांति आएगी। क्रांति का नाम भी दिया। कांग्रेस खड़ी है बिल्कुल इंडिया अलायंस के साथ। तो कांग्रेस बैठी कब थी? कांग्रेस हमेशा ही खड़ी थी। अंदर से ही जो बिखरता हुआ, देखिए, ये अंदर की बात अगर करनी है तो खड़गे साहब से करिए, समझे नहीं? मैं ये कहता हूं कि हम अगर अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे। हम अनुशासित सिपाही हैं। आप जर्नैल से सवाल कीजिए, और इसका पूछना अगर तो मैं पोतड़े खोल दूंगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि अलग अलग मुद्दों पे हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, पटियाला, आज तक। संगरूर के सुना में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और तेल के एक टैंकर की टक्कर हुई और कार दब गई। इसमें इस हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। कार के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर जहां तहां पुर्जे बिखरे पड़े हैं। हादसे वाली जगह खून से लाल है। यह हादसा बुधवार देर रात करीब 2 बजे हुआ। संगरूर के सुनाम में एक टैंकर और ट्राली की आमने सामने की टक्कर हो गई और इन दोनों के बीच एक कार दब गई। कार में एक बच्चे समेत 6 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 2 ਟਰੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਣਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। हादसा इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। मृतकों के शव गाड़ी के अंदर ही फंस गए, जिसके बाद गाड़ी को गैस कटर से काट कर मुश्किल से सबों को बाहर निकाला गया। मौके तक ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ।
ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਕਰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮੀ ਐ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਮਰੂਤੀ ਦਾ ਜਮੀ। हादसे का शिकार हुए कार सवार लोग मलेरकोटला में बाबा हैदर शेख की दरगाह से माथा टेक कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान सुनाम महिला रोड पर यह हादसा हो गया। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे पोल्यूशन की, जिसकी वजह से हर साल खतरा बढ़ता जा रहा है। खासतौर से सर्दियों के मौसम में इन दिनों हर कोई इस खतरे का सामना करता है। इसीलिए लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि बहुत जरूरी होने पर ही वो अपने घरों से बाहर निकलें, वरना घरों में ही रहें। धुंध ऐसी कि रास्ता साफ नजर नहीं आए और नवंबर में जनवरी के मौसम का एहसास हो, तो कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली की आबो हवा बद से बदतर हो चली है। सांस लेने में तकलीफ और सिरदर्द की समस्या शुरू हो चुकी है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता यानी AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचने वाला है। दिल्ली में आज प्रदूषण का रंग और ज़्यादा गहरा हो गया। सुबह से ही इसी तरह से जो मौसम है वो दिखाई पड़ रहा है। धुंध की चादर पूरे दिल्ली NCR में सुबह से छाई हुई है। दिल्ली का अभी जो AQI है वो 385 के आसपास है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, जब आप दिल्ली से जुड़े हुए इलाकों को देखते हैं, NCR के दूसरे इलाके देखते हैं, तो वहाँ भी स्थिति इतनी ही खतरनाक है। ऐसा नहीं कि दिल्ली NCR में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे, लेकिन सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर दिल्ली में हवा का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट नहीं हुआ तो अगले 20 दिन दिल्ली की टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण का सीधा कनेक्शन सेहत से है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अंदाजा है कि इस दौरान स्मॉग रह सकता है। हवा अपने साथ पराली का धुआं लेकर आएगी और उसकी गति भी कम रहेगी। और दिवाली का भी त्योहार है, इसलिए हालात काफी खराब हो सकते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में मसलन पंजाबी बाग, बवाना, मुंडका और आनंद विहार में AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सांस या दिल के रोगियों के लिए है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के मामले में रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो देर तक खुली हवा में काम करते हैं, उनके प्रभावित होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि जब हवा बहुत खराब या खतरनाक हो जाए तो जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। जहां तक मुमकिन हो जहरीली हवा से अपना बचाव करें, प्रदूषण से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली युवती की लंदन में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप यह है कि 19 साल की महक शर्मा की हत्या उसके ही पति ने की है। महक शर्मा और साहिल शर्मा की शादी हुई थी 24 जून 2022 को गुरदासपुर में, और पिछले 1 साल से वो दोनों ही लंदन में रह रहे थे। आरोप ये भी है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद से साहिल अपनी पत्नी महक को परेशान करने लग गया था। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो बेटी का शव भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं।